Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के क्लास 11th के लेक्चर में we are going to take MCQ test of the topic complex numbers। तो चलिए जरा अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम करना मत भूलना। दैट मीन्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। वैसे अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको दूसरे टॉपिक्स के भी एमसीक्यू टेस्ट के वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट के भी आपको वीडियो लिंक मिलेंगे। आप इन सभी टेस्ट को 1 by 1 देखकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा और आज के टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए जरा अपने टेस्ट के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कस शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन 1 में हमें इसकी वैल्यू बतानी है। यहां पर ऑप्शंस गिवन है, हमें करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। यहां पर अंडर रूट ऑफ -4 है, जिसे मल्टीप्लाई किया गया है अंडर रूट ऑफ -25 के साथ। ध्यान से सुनिए बेटा, अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? दिस इज आयोटा। ठीक है, इसी वजह से आयोटा स्क्वायर को हम -1 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आ जाओ। अंडर रूट ऑफ -4 है, इसे हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। इसी तरीके से अंडर रूट -25 को भी हम लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब हुआ 2, ये हो गया आयोटा, ये हो गया 5, अंडर रूट ऑफ 25 का मतलब 5 हो गया, और ये हो गया आपका आयोटा। तो ये बन जाएगा 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब हुआ -1, यानी ये बन जाएगा -10। तो -10 कहां पर है बेटा? ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, आपको इसके रियल पार्ट का सम इमेजिनरी पार्ट के साथ निकालना है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दे रखा होता है इस तरीके से, तो इसका रियल पार्ट क्या होता है? x, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ आयोटा को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके क्वेश्चन में रियल पार्ट ऑफ z का मतलब 3 हुआ, इसमें हमें ऐड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कोफिशिएंट ऑफ आयोटा विच इज -2। अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपको मिल जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पर क्या बोल रखा है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, आपको इसका रियल पार्ट बताना है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 225 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, अब ये तो हो गया 15 और अंडर रूट ऑफ -1 का मतलब हो गया आयोटा। ठीक है, अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 0 + 15 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या है? आपको दिख गया होगा, इसका रियल पार्ट 0 है। 0 का मतलब ऑप्शन ए को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ध्यान से देखो आपको समझ में आया या नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? z1 दे रखा है, z2 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यहां कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है z2। अगर आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का कॉन्जुगेट निकालकर फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करके अपना आंसर लिखना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रॉपर्टी की हेल्प से कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसकी वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का मॉड्यूलस लिखना पड़ेगा। अब मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका मॉड्यूलस, जिसे हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्मूले से निकलता है।
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये रहा z, तो आप इसका मॉडुलस लिखेंगे, सो अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 4 यानी अंडर रूट 5। तो यहां पर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, अब ऐसा आपके किसी भी ऑप्शन में फिलहाल नहीं है। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 भी दे रखा है, आपको ऑप्शंस में Z1 के मॉडुलस दिख रहे होंगे अलग अलग तरीके से, तो हम जरा Z1 का भी मॉडुलस निकाल लेते हैं। ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर। समझ गए, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे ना तो आपको 5 ही मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग कौन से वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एक बार ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन 5। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको इस एक्सप्रेशन का ना वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर ऐसे कर दो। ठीक है, पावर 4 है, ऐसे लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली यहां पर भी हम करेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर इस पूरे का स्क्वायर ऐसे ले लेंगे। ठीक है बेटा, अब जरा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर क्या आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो चलिए जरा मैं साइड में करके दिखाता हूं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर -1 होता है बच्चों, तो यहां से फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 आयोटा। इस ब्रैकेट में आप पुट कर दो 2 आयोटा और बाहर ये स्क्वायर है, मत भूलना इसे। इस वाले ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आयोटा स्क्वायर फिर से -1 रखोगे तो यहां पर फाइनली -2 आयोटा बचेगा, यानी यहां पर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस यहां पर करोगे 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको सिर्फ 0 मिलेगा। 0 का मतलब ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, यहां पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अगर आप देखें तो z -1 की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी ओनली आयोटा। ठीक है, तो यहां मॉडुलस में z -1 की जगह आप आयोटा पुट करेंगे, एक आयोटा पहले से ही है, आपने सिर्फ z -1 की वैल्यू पुट की है बच्चों, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा, दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 2 आयोटा। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मॉडुलस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको, ताकि यहां से हम इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकें कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 का अंडर रूट यानी 2 आ जाएगा। ऑप्शन डी को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। आयोटा के एक्सपोनेंट में अगर 4 का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आयोटा के एक्सपोनेंट में आप 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 मिले तो उसकी वैल्यू आयोटा की पावर 1 होती है। रिमाइंडर 2 मिले तो आयोटा स्क्वायर होगा, रिमाइंडर 3 मिले तो आयोटा क्यूब होगा। ये सारा कंसेप्ट मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, आप जाके एक बार उस लेक्चर को भी चेक कर लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, VTS 4 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर लेना। तो यहां पर आयोटा के एक्सपोनेंट में 4n है, मतलब जो भी नंबर होगा वो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। यहां पर
4 से डिवाइड करेंगे आयटा के एक्सपोनेंट को, रिमाइंडर 1 दे के जाएगा, तो आयटा की पावर 1। इसमें आयोटा के एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 दे के जाएगा, मतलब आयटा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर रिमाइंडर 3 बचेगा, अगर आयोटा के एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब आयटा क्यूब मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयटा, आयटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, आयटा क्यूब को आप माइनस आयटा लिख सकते हो, यहां पर सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आपको फाइनली 0 + 0 आयटा मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए आप मेरी बात समझे या नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस सीरीज का सम निकालना है। तो यहां पर हमें सम निकालना है इस सीरीज का। क्या है सीरीज? आयटा, जिसकी पावर 1 आपको दिख रही होगी, फिर आयटा स्क्वायर, फिर आयटा क्यूब, और ये आपको 1000 टर्म्स तक लेके जाना है। मतलब ये सीरीज हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 1000 टर्म्स मतलब लास्ट में आयटा की पावर 1000 आ जाएगा। इस पूरी सीरीज का आपको सम निकालना है। यहां पर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जो कि आप अपने सिलेबस में सीक्वेंसेज एंड सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फ्यूचर में आएगा ये वाला कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है और एक कॉमन रेशो होता है। कॉमन रेशो के बारे में बताऊंगा, वेट करना बेटा थोड़ी देर। तो इस तरीके से अगर आपको एक जीपी दे रखा हो जिसमें टोटल n टर्म्स हो, अप टू n टर्म्स, तो इसमें कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे एपी में? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते थे, तो वहां डिफरेंस होता था इसलिए माइनस करते थे। यहां कॉमन रेशो होगा तो डिवीजन की बात करेंगे, मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, इस तरीके से करके आपको कॉमन रेशो मिल जाता है। तो यहां पर आपको कॉमन रेशो की वैल्यू r मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म तो अभी भी a है, जैसे एपी में हम a लेते थे, ठीक है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म भी a रहेगा, बट यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन रेशो होगा। तो अगर इस पूरी जीपी का हम सम निकालें जिसमें टोटल n टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशो r है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं। फॉर्मूला देखो इस तरीके से होगा, a r⁻n -1 और पूरे के नीचे r -1, ठीक है। r मतलब कॉमन रेशो, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके से जीपी में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला बनता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब फिलहाल यहां पर देखो, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको दिख रही होगी, आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा ही है, और कॉमन रेशो निकालोगे तो ये भी आयोटा ही आएगा, निकाल के देख लो। और टोटल टर्म्स कितने हैं? 1000, ठीक है। तो यहां पर जब इन सभी का सम आप निकालेंगे तो S1000 का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला ये रहा, आयटा, R का मतलब आयटा की पावर में 1000 -1 अपॉन आयटा -1 यानी R -1। अब सबसे पहले इसको देखना, आयटा की पावर 1000, ये जो 1000 है ना, 1000 इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जब भी आयटा के एक्सपोनेंट में ऐसी कंडीशन बनती है कि रिमाइंडर ना आए, जो भी एक्सपोनेंट है उसे 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। समझ गए? अभी कुछ देर पहले किसी क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया था। तो यहां पर इस कंसेप्ट की हेल्प से आयटा की पावर 1001 बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में इस ब्रैकेट के अंदर 1 -1 मतलब ये 0 हो गया। अब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फाइनली आपको 0 ही मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है, ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों। काफी प्यारा कंसेप्ट लगा है इसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट, जो कि आपको सीक्वेंसेज एंड सीरीज में पढ़ने को मिलेगा। मैंने थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ कर दिया था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे बेकार तरीका तो ये है कि आप Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू पहले निकालो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा,
और फिर मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 के लिए आप मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई निकाल लो, है ना, जो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉडुलस निकाल लो। ये सबसे बेकार तरीका है, बहुत लेंदी है, हम प्रॉपर्टी से करेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या होगी ना, देखो यहां पर आपको निकालना है Z1 अपॉन Z2 पूरे का मॉडुलस, न्यूमरेटर का मॉडुलस अलग निकालिए, डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग निकालिए। मतलब हम इस प्रॉपर्टी को यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा न्यूमरेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस अलग निकालेंगे और इसका अलग से निकालेंगे डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो यहां पर अंडर रूट में क्या करना पड़ेगा बच्चों, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। Z2 के लिए क्या करोगे, अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वाला बन जाएगा 3 + 3 यानी 6 अंडर रूट में, और नीचे 3 + 1 यानी 4 अंडर रूट में। रूट कंबाइन करोगे तो 6/4, जिसे आप 3/2 भी लिख सकते हो। तो 3/2 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन डी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही हो गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर Z दे रखा है, आपको इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए डिनोमिनेटर में आपको आयोटा दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, 1 प्लस आयोटा है ना, उसमें आयोटा वाला टर्म दिख रहा है मुझे, तो इसलिए मैं यहां पर रेशनलाइज कर रहा हूं। डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म नहीं आना चाहिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर बनेगा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, याद रखना, यहां पर हम यूज करेंगे। न्यूमरेटर में आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख लिया है मैंने, तो ऊपर हो जाएगा 1 - 1 -2 आयोटा, नीचे हो जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 0 माइनस आयोटा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका काम हो गया। ये कंसेप्ट होता है बेटा। तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो बस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। करो इसे -1 से मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा -0, मतलब 0 ही रहेगा, प्लस में आयोटा। तो 0 प्लस आयोटा कौन से ऑप्शन में है, 0 प्लस आयोटा को आप डायरेक्टली आयोटा भी लिख सकते हो ना, तो ऐसा आपके ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ठीक हो गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z दे रखा है, इस तरीके से आपको इसका मॉडुलस लिखना है। तो आप यहां पर डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, किसी क्वेश्चन में यूज कर चुका हूं आज की क्लास में। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अलग से निकाल लो और नीचे वाले का मॉडुलस अलग से निकाल लो, ठीक है। नीचे सिर्फ आयोटा है ना, तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इसे आप 0 प्लस आयोटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले का मॉडुलस निकालोगे न्यूमरेटर वाले का, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और अंडर रूट तो मैंने लगा ही दिया है पूरे का। नीचे आप आओगे तो 0 स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड करते हैं रियल पार्ट के स्क्वायर में, और पूरे का अंडर रूट ले लेते हैं। ऊपर बनेगा √4, नीचे बनेगा √1 यानी 2। 2 का मतलब ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z दे रखा है, आपको इसका कॉन्जुगेट लिखना है। सबसे पहले
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में आयटा वाला टर्म है, मतलब मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, ठीक है। न्यूमरेटर में आयटा को इसके पास भेजो, मल्टीप्लाई करो, आयटा इंटू 1 यानी आयटा रहेगा, आयटा इंटू आयटा यानी आयटा स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर में आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे आयटा -1 और नीचे बनेगा 1 माइनस ऑफ -1, यानी फाइनली आपको मिलेगा आयटा -1/2, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बनेगी -1/2 प्लस आयटा/2। अब जरा मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दे रखा है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकालने के लिए आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, x प्लस आयटा वाई था ना, उसको x माइनस आयटा वाई कर दो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, याद रखना। तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट लिखना है आपको। सो कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी -12 तो एज इट इज रहेगा बेटा, और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे तो ऐसा मिलेगा, यानी -1/2 माइनस आयटा/2, ये वाला ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ध्यान से देखो मेरी बात समझे या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 हियर। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग tan थीटा लिखेंगे। कैसे? तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट और इस पूरे का मॉडुलस लेंगे, तो ये बन जाएगा √3। यहां से tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो थीटा आपको मिल जाएगा π/3 60 डिग्री। तो अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसलिए जब आर्ग्यूमेंट आप लिखोगे तो ये थीटा के ही इक्वल आ जाएगा, विच इज π/3, यानी ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं बच्चों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या करना है? द मॉडुलस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z लिखने के लिए आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/z कर दो। तो यहां से आपको मिलेगा 1/-1 प्लस आयोटा। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिखना है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। आपसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो पूछा नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मॉडुलस पूछा है। तो अगर आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर लो, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका मॉडुलस लिखो, या फिर आप इस पूरे का मॉडुलस लिख दो, बस बात खत्म। और यहां से तो हम प्रॉपर्टी लगा ही सकते हैं, न्यूमरेटर वाले का अलग से मॉडुलस कर दो, डिनोमिनेटर वाले का अलग से मॉडुलस कर दो। अब मॉडुलस ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा ना, और नीचे हो जाएगा √(-1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी नीचे आएगा √2, जिसे आप 1/√2 लिख सकते हैं। तो फाइनली ये बन जाएगा ऑप्शन बी वाला, क्वेश्चन 14 ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 15 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, आपको मॉडुलस लिखना है 2 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहले 2 टाइम्स z करना पड़ेगा। तो z की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा और इस पूरे का मॉडुलस, सो दैट मींस इट बिकम्स -2 आयोटा। अगर इसका हम मॉडुलस लेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा √(-2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 + 4 यानी √8, विच इज 2 टाइम्स √2।
2√2 यानी ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए आपको इसकी वैल्यू बतानी है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू। तो अगर मैं एज्यूम कर लूं, लेट देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज x प्लस आयटा y। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है। तो z प्लस 3 एंड देन बार z प्लस 3। तो बार z मतलब कंजुगेट ऑफ z, यानी आयटा वाले का हम साइन चेंज कर देंगे आयटा के कोफिशिएंट का। तो यहां से z प्लस 3 करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यू विल गेट x प्लस 3 प्लस आयटा इंटू वाई, ठीक है। और बार z प्लस 3 करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 3 माइनस आयटा y। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया, देखो ध्यान से, i इंटू आई यानी आयटा स्क्वायर मतलब -1। तो मैंने इसको यूज कर लिया है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, डायरेक्टली आई स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया है, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला और आयटा स्क्वायर की जगह डायरेक्टली -1 इस्तेमाल कर लिया है। तो अब ऐसा यहां पर तो फिलहाल कहीं नहीं है। अगर हम ऑप्शंस को एनालाइज करें, z माइनस 3 यानी x माइनस 3 प्लस आयटा y, इसका मॉडुलस अगर हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट मिलेगा। मतलब ऑप्शन ए वाला इसके इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो z प्लस 3, z प्लस 3 का मतलब x प्लस 3 प्लस आयटा y, इसका मॉडुलस भी लेना है और इसका स्क्वायर भी करना है। तो जैसे ही आप मॉडुलस लेंगे तो आपको अंडर रूट में क्या मिलेगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्योंकि यहां पर मॉडुलस का स्क्वायर भी है तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ना तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर वाला जो मिलेगा वही तो अभी आपने निकाला है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके, यानी ऑप्शन बी वाला यहां ठीक हो गया। क्वेश्चन 16 ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 हियर। अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपको ये कंडीशन दे रखी है, x क्या होगा आपको ये बताना है। यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है उसे हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ऊपर बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे लेकिन आयटा स्क्वायर है ना तो वो +1 कर देगा इसको डिनोमिनेटर में। ध्यान से देखना, पूरे की पावर x, नाउ दैट इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 मतलब ये तो हट जाएगा, सिर्फ 2 आयटा न्यूमरेटर में बचेगा और नीचे 2 आयटा स्क्वायर की जगह -1 रख के डिनोमिनेटर को डायरेक्टली 2 लिख दिया है मैंने। पूरे की पावर x है, नाउ दैट इज इक्वल टू 1, ऊपर बचेगा 2 आयटा, 0 प्लस 2 आयटा मतलब 2 आयटा, नीचे 2 है, तो ये फाइनली आपको देगा आयटा की पावर x, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। आयटा के एक्सपोनेंट में जब भी 4 का मल्टीपल होगा, यानी आयटा के एक्सपोनेंट में ऐसा नंबर होगा जो कि 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तब उस समय इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब यहां पर x जो होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन में बता रखा है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो x इज इक्वल टू 4n, ये रहा क्वेश्चन 17 का, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला हुआ है, अ रियल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। ये जो गिवन कंडीशन है यानी 3 माइनस 4 आयोटा x अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा x इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूं और अब दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को बेटा, इस पूरे का कंजुगेट लेना है आपको, एलएचएस में भी और
ऑफ कोर्स RHS में भी आपको कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो RHS वाला तो सिंपली अल्फा प्लस आयटा बीटा हो गया, लेकिन इधर क्या होगा ध्यान से समझिए। Z1 अपॉन Z2, अगर इस पूरे का आप कंजुगेट लेते हैं तो आप न्यूमरेटर का कंजुगेट अलग एंड डिनोमिनेटर का कंजुगेट अलग ले सकते हैं। तो ऊपर वाले का कंजुगेट लेंगे न्यूमरेटर का, तो आपको मिलेगा 3 + 4 आयोटा x। डिनोमिनेटर का करोगे तो 3 - 4 आयोटा x। इसे इक्वेशन सेकंड बोलिए। फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो बाय फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे RHS में ध्यान से देखो, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और LHS में दिस थिंग इनटू दिस थिंग, इसका न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसका डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर में है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ 1 दे के जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह जैसे ही -1 रखोगे, फाइनली आपको जिसकी वैल्यू निकालनी थी वैल्यू आ चुकी है। ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 18th ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ बच्चों। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19th। इसमें क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आयोटा b, आपको इसका मॉडुलस लिखना है, यानी मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है √ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 19th ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी यहीं पर देख लेते हैं। Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं tan थीटा क्या आएगा, फिर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे इसका। तो ये बनेगा -1/1, यानी -1 का मॉडुलस विच इज 1। सो दैट मीन्स यहां से थीटा आपको मिल जाएगा π/4। अब आर्ग्यूमेंट क्या आएगा इसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है। तो Z1 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट जो होगा -θ के इक्वल होता है, यानी यहां पर हो जाएगा -π/4। ठीक है, अब जरा Z2 की बात भी कर लेते हैं। तो इसके लिए यहां पर tan थीटा जब लिखेंगे तो √3 अपॉन -1 का मॉडुलस, ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, ये बन जाएगा √3, यानी थीटा आपको मिलेगा π/3 60 डिग्री। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, Z2 लाइज इन रियल नेगेटिव है, इमेजनरी पॉजिटिव है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसलिए यहां पर आर्गुमेंट जब लिखोगे Z2 वाले का तो ये बनेगा π-θ, यानी π - π/3 विच इज 2π/3। तो आपको आर्गुमेंट Z1 में आर्गुमेंट Z2 वाले को ऐड करना है। दैट मीन्स इट इज -π/4 प्लस 2π/3। एलसीएम लेते हैं, ये 12 माइनस का 3π प्लस 8π क्या बन जाएगा बच्चों, 5π/12। ऑप्शन डी यहीं पर दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ध्यान से देखिए कैसे किया है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं बेटा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको f ऑफ z दे रखा है 1 + z² के इक्वल। z की वैल्यू ये रही, आपको मॉडुलस निकालना है f ऑफ z का। तो पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। f ऑफ z का मतलब है 1 + z², और z का मतलब 1 + आयोटा, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। 1 प्लस ये बनेगा a² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस b² यानी आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा, देख लो। तो फाइनली आपको मिलेगा 1 + 2 आयोटा। आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ f ऑफ z। तो बस इसका मॉडुलस लिख दो, 1 + 2 आयोटा का मॉडुलस अंडर रूट में 1² प्लस 2², दैट मीन्स अंडर रूट में 1 + 4 यानी 5, √5। ऑप्शन डी को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको मॉडुलस दे रखा है
जिसे आप आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट दे रखा है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है, सो वी कैन एक्सप्रेस दिस इन दिस फॉर्म ऑल्सो। आर्गेंट प्लेन का कंसेप्ट है ये, ठीक है, पोलर फॉर्म भी कहते हैं इसे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थीटा की जगह पाई/6, आर की जगह 4। तो चलिए बेटा यहां पर आर की जगह 4 डालते हैं और थीटा की जगह पाई/6। इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। साइन पाई/6 1/2 होता है, कॉस पाई/6 √3/2 होता है। सो इट इज 4 इंटू √3/2 प्लस आयटा इंटू हाफ। आप 4 को अंदर भेजोगे तो ये बन जाएगा 2 √3 प्लस 2 आयटा, 2 √3 प्लस 2 आयटा, यानी ऑप्शन बी को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z मान लूं तो आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, मतलब आपको 1/z निकालना है, मतलब आपको 1/3 आयटा। इसे सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में आयटा है तो आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे आयटा वाला टर्म नहीं रहना चाहिए। तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 इंटू आयटा यानी आयटा, नीचे 3 आयटा स्क्वायर विच इज -3, आयटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दो। तो बस ये आपका आंसर आ गया, आयटा अपॉन -3, यानी ऑप्शन ए को मार्क कर सकते हो। वैसे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप इसे ऐसे करके लिख दो। फिलहाल तो यहां पर ऑप्शन ए ठीक हो गया क्वेश्चन 23 का। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन 24 में आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखनी है। यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी? ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशन हो, यानी मॉड्यूलस ऑफ z की पावर n, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर 1 माइनस आयटा का होल क्यूब है और पूरे का मॉड्यूलस है, तो मतलब इसे हम लोग लिखेंगे मॉड्यूलस की पावर 3 और अंदर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर बच जाएगा। अब 1 माइनस आयटा, इसका मॉड्यूलस कैसे निकालोगे आप? 1 माइनस आयटा, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब तुम्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट 2 की पावर में 3, यानी √2 को √2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, आपको 2√2 मिलेगा। ऑप्शन सी यहां पर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी ठीक हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको बताना है ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, इस तरीके से ऑप्शंस में आपको गिवन है। तो यहां पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 3 5 जा 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर को डायरेक्टली -1 रख दिया है मैंने। ठीक है, और यहां से करोगे तो क्या बनेगा? ये 3 2 जा 6 माइनस 15 आयोटा, ठीक है, फिर माइनस का 4 आयोटा और ये प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 10 लिखो, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर यानी 4 माइनस 25 आई स्क्वायर को डायरेक्टली मैंने -1 करके नीचे प्लस 25 कर दिया। ऊपर क्या हो रहा है न्यूमरेटर में देखना बच्चों ध्यान से। न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस का 15 आयोटा, ये माइनस का 15 आयोटा गया, और ये प्लस का 4 आयोटा, ये माइनस का 4 आयोटा गया। मतलब ऊपर क्या बचेगा? 6 माइनस 10 यानी माइनस का 4, और यहां पर 6 माइनस 10 यानी एक और माइनस का 4, यानी न्यूमरेटर में आपको सिर्फ -8 मिलेगा और नीचे ये हो जाएगा 29। ठीक है, यानी इसमें कोई भी आयटा वाला टर्म नहीं होगा। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट z होता है तो इसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो इसे बोलेंगे प्योरली रियल। ठीक है, रियल पार्ट 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे,
इमेजनरी पार्ट जीरो होगा तो प्योरली रियल बोलेंगे। आपके पास कौन सा पार्ट जीरो है, तो इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, यानी इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया क्वेश्चन 25 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। सुनाओ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है बेटा, x इज इक्वल टू -2 माइनस आइटा रूट 3 दे रखा है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसमें 41 भी है, -x भी है, 7x² यानी x का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर यानी 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 आ जाएगा, चेक करके देखो, और फिर बनेगा आपका 2 2 जा 4 रूट 3 आइटा। सो दैट मीन्स इट इज 4 - 3 यानी 1 + 4 रूट 3 आइटा। अब x³ निकालना है, तो x² में x को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 + 4 रूट 3 आइटा में -2 माइनस आइटा रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ये क्या बनेगा -2 माइनस आइटा रूट 3 -8 आइटा रूट 3। ठीक है, और यहाँ पर आइटा स्क्वायर आएगा 4 रूट 3 आइटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव पहले ही कर दो, और ये बन जाएगा 4 3 जा 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 में से 2 गया यानी 10। ठीक है, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे -9 रूट 3 आइटा। x³ आ चुका है, x की पावर 4 भी करना है, यानी 1 + 4 रूट 3 आइटा का होल स्क्वायर ले लो। x² का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, x² की वैल्यू ये रही, इसका होल स्क्वायर करने के लिए बोला मैंने, तो a²। ठीक है, और प्लस b² करोगे तो i² भी आएगा, यानी ये क्या बनेगा -48। चेक करके देखना बेटा। ठीक है, इसके बाद 8 रूट 3 आइटा, दैट इज -47 + 8 रूट 3 आइटा। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना क्या है, 2 टाइम्स दिस वैल्यू, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा -94 + 16 रूट 3 आइटा। ठीक है, 5 टाइम्स x³ ये रहा, इसका 5 टाइम्स करो, यानी 50 - 45 रूट 3 आइटा। 7 टाइम्स x², इसका 7 टाइम्स करेंगे, यानी 7 + 28 रूट 3 आइटा। फिर है -x, यानी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा +2 + आइटा रूट 3, एंड देन फाइनली +41। इस पूरे को हमें सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या आएगा ये। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले आइटा वालों को देख लेते हैं, 16 रूट 3 आइटा और 28 रूट 3 आइटा, मतलब ये क्या हो गया आपका 44 आइटा रूट 3, और ये आइटा रूट 3 यानी 45 आइटा रूट 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी आइटा वाले तो सारे हट जाएंगे यहाँ पर, यानी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, पहली बात ये। ठीक है ना, अब जरा नंबर्स को देख लेते हैं, तो यहाँ पर नंबर्स क्या है बेटा, तो -94 50, फिर ये है 7 और ये 41 + 7 क्या होता है बेटा 48, और 2 50, और 50 100 में से 94 जाएगा, यानी 6 + 0 आइटा। 6 + 0 आइटा यानी डायरेक्टली 6 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहां पर हम मार्क कर देंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। इसमें Z1 और Z2 दे रखा है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम Z1 × Z2 अपॉन बार Z1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सबसे पहले। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 - आइटा × -2 + 4 आइटा। फिर इसे हमें डिवाइड करना है Z1 के कॉन्जुगेट के साथ, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको 1 + आइटा मिल जाएगा। ठीक है, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा बेटा देखो ध्यान से, 1 × -2 करोगे तो ये बन जाएगा आपका -2, और फिर आपका प्लस का 4 आइटा प्लस का 2 आइटा, और ये बनेगा -4 आइटा स्क्वायर, जिसे आप डायरेक्टली +4 कर दो, तो ये बन जाएगा फाइनली आपका 4 - 2 यानी 2 + 6 आइटा, और नीचे है 1 + आइटा। तो अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मैंने रैशनलाइज कर दिया है, डिनोमिनेटर में आइटा वाला टर्म नहीं रहना चाहिए। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2 × 1 = 2,
-2 आयटा प्लस 6 आयटा माइनस 6 आयटा स्क्वायर, जिसे आप प्लस 6 ही कर दो, आयटा स्क्वायर की जगह -1 यूज कर लिया मैंने। नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1, प्लस 1 कैसे आया, आयटा स्क्वायर की जगह -1 रखने से। तो ये फाइनली आपका बन जाएगा 6 + 2 यानी 8 प्लस 4 आयटा, नीचे है 2, यानी ये बन जाएगा 4 + 2 आयटा। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखना है जो कि आएगा 2। तो यही आपका आंसर है। यहां पर कौन से वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू टेक असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30। सो लेट्स मूव। सो नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 है। आई होप आप लोगों को फॉर्मेट तो पता होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को हम किस तरीके से मार्क करते हैं। अगर नहीं पता है तो पिछले लेक्चर्स जाके देख लो बेटा। क्वेश्चन 28 में असर्शन के स्टेटमेंट में बोला हुआ है द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज 0। ठीक है। रीजन में बोला हुआ है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आयोटा y, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z आर रेस्पेक्टिवली। रियल पार्ट तो x है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बेसिकली यहां पर y आएगा। इसने लिखा है आयोटा y, मतलब ये फॉल्स हो गया। रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो असर्शन पक्का ट्रू होगा। यहां पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। लेकिन असर्शन को जरा मैं एक्सप्लेन करूं आपके लिए, तो किस तरीके से होगा। यहां पर इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वापस लौटूंगा। तो 1 - आयटा का मॉडुलस है। अब मॉडुलस कैसे निकलेगा, यानी 1 - आयटा का मॉडुलस अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा √1² प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। LHS में देखना, इस मॉडुलस के पावर में x है, यानी √2 की पावर में आप x लगाएंगे, और RHS में 2 की पावर x है, तो LHS में बन जाएगा 2 की पावर x/2, रूल ऑफ एक्सपोनेंट। यहां पर पावर हाफ है और यहां पर पावर x है, तो x × हाफ यानी x/2 कर दिया है। रूल ऑफ एक्सपोनेंट मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऐसे होता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो यहां 2 की पावर हाफ है ब्रैकेट के अंदर, और इस पूरे की पावर x दे रखी है, तो बस इस तरीके से कर सकते हैं। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद यहां पर बेस सेम है बोथ साइड, तो हम एक्सपोनेंट को भी कंपेयर कर लेंगे, यानी x/2 = x। आप साइड चेंज करोगे तो x - x/2 आपको 0 देके जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई करोगे तो x/2 = 0, यानी x की वैल्यू 0 आएगी। अब जो आपको आंसर मिला वो खुद 0 है। कितने आंसर मिले, तो 1। आंसर की वैल्यू क्या है, तो 0। इसने क्या बोला है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं x की जो वैल्यू मिली है वो 0 है, जो कि इंटीजर है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आया जो कि 0 है और इंटीजर भी है। लेकिन आपको नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ये बताना था, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो आया ही नहीं। तो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 0, ये बिल्कुल ठीक है। यही तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तभी तो जाके यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि रीजन तो पहले से ही हमको पता चल गया जो कि फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 29 में असर्शन और रीजन दे रखा है। रीजन में क्या है, इफ x + आयटा y = u + आयटा v, देन x = u, ठीक है, एंड y = v, बिल्कुल ठीक है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। असर्शन में क्या बोला हुआ है, दिस इज इक्वल टू 4 + आयटा, तो ये कंडीशन बनेगी। देख लेते हैं बेटा, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये बनेगा आपका 2x + 3y, समझे, x × 2 और 3i, और ये i मतलब -3i² × y, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आएगा यहां पर 2y आयटा कॉमन है, और -3x आयटा कॉमन है। ये पूरा 4 + आयटा के इक्वल है। यहां पर अगर हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट लगाएं तो 2x + 3y = 4 एंड -3x + 2y = 1। अब जरा इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह बनेगा 6 + 9y = 12,
ये बनेगा -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो इनको डायरेक्टली ऐड करोगे, ये बनेगा 13y इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, 13y यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो इक्वेशंस थी ना, तो इनको मैं फिर से लिख लेता हूं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां पर 3 से, तो ये बन जाएगा आपका 2 2 जा 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 8 और ये बनेगा -9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। तो साइन चेंज करते हैं, ये 13x y वाला गया, 8 में से 3 जाएगा यानी 5। तो इसे और इसे, इन दोनों को आप ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे 13x प्लस 13y, वहाँ 13x और यहाँ 13y, 14 प्लस 5 यानी 19, यही दे रखा है यहाँ पर, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही है। और असर्शन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट यूज किया था, जो कि रीजन वाले स्टेटमेंट में भी दे रखा है। दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन है यहां पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट ऑल्सो, यानी क्वेश्चन नंबर 30। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। इसमें असर्शन वाले स्टेटमेंट में बोला हुआ है, इफ दिस इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा की वैल्यू n पाई होगी, वेयर n इज एन इंटीजर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं जरा। 3 + 2 आयटा साइन थीटा, 1 - 2 आयटा साइन थीटा डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में आयटा वाला टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। तो ऊपर बनेगा आपका 3 × 1 = 3 और -4 साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर ली है बच्चों। 3 × 2 = 6 आयटा साइन थीटा और 2 आयटा साइन थीटा भी आएगा, यानी आयटा 8 साइन थीटा। और नीचे बनेगा a - b a + b, यानी a² + b² क्यों, क्योंकि i² -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली मैंने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है और अगर वो प्योरली रियल है तो उसका इमेजनरी पार्ट 0 होगा। हमारे क्वेश्चन का इमेजनरी पार्ट क्या है? इमेजनरी पार्ट ये है बेटा, आयटा का कोफिशिएंट। तो अगर इसे हम 0 के इक्वल रखें तो यहां से आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स 0। साइन थीटा अगर 0 होगा तो थीटा मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यही आपके क्वेश्चन में असर्शन में बोला हुआ है, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन को देखते हैं, रीजन में क्या है बेटा? क्यूब रूट ऑफ दिस a + आयटा b का क्यूब रूट है, विच इज इक्वल टू x + आयटा y। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें जो गिवन है ना, इसमें क्यूबिंग कर देंगे दोनों तरफ। जैसे ही क्यूबिंग करोगे, यहां टॉप में लिख रहा हूं बेटा, तो a + आयटा b, इसका क्यूब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा, a³ + 3a² इंटू b प्लस 3ab², यानी i का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा -y² प्लस b³। तो b³ यानी i का क्यूब, यानी i³ आएगा जो कि माइनस आयटा हो जाएगा। तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है बेटा, अब इसमें हम बिना आयटा वाले एक तरफ और आयटा वाले एक तरफ कर लेंगे, तो x × x² - 3y² बचेगा, प्लस आयटा y अगर लिखोगे, आयटा y लिखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 3x² और यहां मिलेगा -y²। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस कंप्लीट इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद a + आयटा b। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपको मिलेगा a = x × x² - 3y², ठीक है, एंड b = y × 3x² - y²। अब यहां से a/x प्लस b/y अगर हम कंसीडर करें तो a/x प्लस b/y आप करोगे तो सिर्फ ब्रैकेट वाले बचेंगे, जिसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। आप चेक करके देख लेना, ठीक है, यानी ऐसा मिलेगा। और यही आपको दे रखा है रीजन वाले स्टेटमेंट में, यानी ये भी सही है।
असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी क्वेश्चन 30 के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।